राजनीतिनामा बिहार का इस चैनल के नए वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कुमार विजय। आज हम लोग एक अत्यंत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और वह मुद्दा है, टॉपिक है समाजवादी राजतंत्र। लालू जी हैं, रामविलास जी हैं, नीतीश जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और ये इस तरह का मुद्दा है जो मैंने सोचा कि इस पर बात किया जाए, क्योंकि जब विश्व भर में भी राजतंत्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, कहीं समाजवादी व्यवस्था आई, कहीं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आया, कहीं उदारवादी व्यवस्था आई और कहीं कम्युनिज्म आया। हमारे देश में भी अंग्रेज आए, अंग्रेजों से हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और भारत में हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम किया और अंग्रेजों की व्यवस्था को खत्म किया। हमारे देश में जब राष्ट्रपति के पद का भी निर्माण हुआ था तो उस समय यही विचार था कि कोई वंश का आदमी हमारा संवैधानिक प्रधान न हो। हालांकि हम लोग ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को ले रहे थे, लेकिन ब्रिटेन में जहां आज भी क्राउन संवैधानिक प्रधान है, लेकिन उस समय के हमारे नेताओं ने, जिनका लोकतंत्र में अटूट विश्वास था, उन लोगों ने कहा कि नहीं, कोई राज परिवार का नहीं, भले वह प्रत्यक्ष जनता के द्वारा न चुना गया हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही हम लोगों ने संवैधानिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को चुना। उस समय से हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का शुरुआत हुआ। फिर धीरे धीरे जब इंदिरा गांधी जी का राज हुआ तो हम लोगों ने कहा कि वंशवादी व्यवस्था आ गई। फिर उसके खिलाफ हमारे जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किया, तो उनकी पौध से निकले हुए नेता आ गए और आज हम कहाँ हैं? आज उस पौध संपूर्ण क्रांति हुई, मंडल कमीशन आया, मंडल क्रांति हुई और आज हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग मंडल 2 में हैं। तो ये मंडल 2 क्या है और इन सारे मुद्दों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। संपूर्ण क्रांति का जब आंदोलन हुआ, जब जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया, तो ये सारे लोग उस आंदोलन के नायक लोग थे। जयप्रकाश बाबू के दाहिने बाएं रहने वाले लोग थे। लेकिन जिस बात को लेकर ये सारे लोग क्या कहते हैं कि हम समाजवादी हैं और समाजवाद की स्थापना के लिए बात करते हैं। हमारे दर्शक जो केवल बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़े हुए लोग भी, बहुत सारे लोग जो है क्या जानते नहीं जानते, आप जाने, लेकिन समाजवाद की बात करते हैं। तो समाजवाद क्या है? एक इगैलिटेरियन व्यवस्था है, एक समानतावादी सिद्धांत है जहां विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन या सत्ता व्यवस्था नीचे के लोगों के हाथ में जाए, आम आदमी के हाथ में जाए। लोहिया और जेपी इन्हीं विचारों के समर्थक नेता थे और जब इनके विचारधारा से उत्पन्न नेताओं ने हमारी व्यवस्था को संभाला तो यह माना गया कि ये अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के पास जाएंगे, उनको सशक्त करेंगे और उस विचारधारा को जमीन पर उतारेंगे जिन विचारधाराओं को लेकर लोहिया जी ने आंदोलन किया, जयप्रकाश जी ने आंदोलन किया, या और भी बहुत सारे जो नेता थे हम लोगों के, उन लोगों ने आंदोलन किया। उम्मीद इसी बात की थी। लेकिन हुआ क्या? जैसा मेरा टॉपिक है कि हम समाजवादी राजतंत्र की तरफ चले गए, लेकिन राजतंत्र का सबसे क्या बड़ा लक्षण होता है? राजतंत्र का लक्षण होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी वंशवाद। वंशवाद आज बिहार की राजनीति क्या है? आज बिहार की राजनीति उन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द घूम रहा है जो 1990 के दशक के बाद सत्ता में आए, जो 1990 के दशक में लोकतंत्र, समाजवाद, संपूर्ण क्रांति, इन सभी नारों के साथ पिछड़ों के न्याय, पिछड़ों के न्याय, न्याय के साथ विकास, इन सारे वादों और नारों के साथ जो सत्ता में आए, इन लोगों ने जो काम किया उससे क्या लगता है कि हस्तांतरण, सत्ता का हस्तांतरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं हुआ, बल्कि यह सारा का सारा पारिवारिक उत्तराधिकार लग रहा है। और ये जो पार्टी के भीतर यह हुआ, यह पार्टी के भीतर के आंतरिक लोकतंत्र को खत्म कर दिया और आज लगता है कि यह पार्टी नहीं, एक रियासत है और उस रियासत के उत्तराधिकारी हैं जो राजा के बाद बेटा आ रहा है, बेटा के बाद पोता आएगा। तो यह एक बहुत ही हम लोगों के लिए सोचनीय विषय, सबों के लिए है। बिहार में जिन लोगों ने सामाजिक न्याय का नारा बुलंद किया, लेकिन आज उन लोगों ने क्या किया है? उनका सामाजिक न्याय उनके परिवारों तक सिमट गया है
और यह जो विचारधारा है, यह विचारधारा, यह सोच केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम बन गया और समाजवाद के नाम पर राजतंत्र की स्थापना इन लोगों ने कर दी। जिन चीजों की इन लोगों ने आलोचना की, उसी के फेरे में जाकर ये लोग फंस गए। आज सत्ता का अत्यधिक केंद्रीयकरण हो गया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने क्या कहा, लोहिया जी ने क्या कहा, जयप्रकाश जी ने क्या कहा कि लोक सत्ता लोगों के पास जानी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। आज क्या है, सेंट्रलाइजेशन है। जिन नारों पर ये लोग सत्ता में आए, आज निर्णय एक आदमी लेता है। नीचे के कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल देगा, कोई बड़ा नेता भी इनके खिलाफ बोलेगा, उसे पार्टी से बाहर जाना होगा। इसलिए बोलने के बजाय सत्ता सुख भोगने के लिए सभी की जुबानें आज की तारीख में बंद हो गई है। लेकिन इसका क्या होता है, परिणाम क्या होगा? सारी संस्थाएं कमजोर होंगी, लोकतांत्रिक नींव कमजोर होगी। इस बिहार की धरती में जहां मगध साम्राज्य बना, जो लोकतंत्र की जननी वैशाली का उदाहरण है, जो समाजवादी राजतंत्र आज उसकी एक विशेषता बन गई है। जिन बौद्धिक विकास का, जिन राजनीतिक सोच का, जिन राजनीतिक मजबूती का पहचान है बिहार, आज हम कहां पहुंच गए? हम उन सारे लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण होते हुए देख रहे हैं और हम एक नए सामंतवाद वाले स्थिति में पहुंच गए हैं। ये सामंतवादी लोकतंत्र भी है, ये समाजवादी राजतंत्र है। आज हम लोग वहां पहुंच गए हैं। आज इनकी आत्माएं रो रही होंगी। जयप्रकाश बाबू है, लोहिया जी है, एआई ने कर्पूरी ठाकुर जी का ऐसा फोटो बनाया है, आगे है लेकिन इनकी आत्माएं रो रही होंगी कि हमारे जो फॉलोअर्स हुए वो कहां चले गए। जेपी के सभी शिष्य थे, ऊपर 3 शिष्य आप देख रहे हैं, और सुशील मोदी जी तो उस रास्ते पर नहीं गए और इनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार का कोई आदमी राजनीति में नहीं आया। शरद यादव जी ने जाते जाते प्रयास किया कि अपने पुत्र को लाइन सेट करे, लेकिन इन्हीं के फॉलोवर्स जो इनके नाम पर राजनीति किए, इनके पुत्र को नहीं आने दिया। और जयप्रकाश और जॉर्ज फर्नांडिस का तो परिवार कभी राजनीति में आया ही नहीं। ये राजनीति के एक देवतुल्य आदमी थे, एक महान नेता थे। लेकिन इन तीनों को देख लीजिए, जो इसी आंदोलन से उपजे हुए लोग थे। अब हम आपको और चीजों पर जाने से पहले ये बताना चाहेंगे कि ये जो जयप्रकाश नारायण थे, लोहिया जी थे, कर्पूरी जी थे, वो क्या सोचते थे लोकतंत्र के बारे में और राजनीति के बारे में, तभी बातें ज्यादा स्पष्ट होंगी। ये जयप्रकाश का आंदोलन जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, अन्याय के दौर में जिन्होंने आंदोलन चलाया, देश को एक नया रास्ता दिया, नया आंदोलन दिया, नया क्रांति दी, नई सरकारें दी, वो क्या सोचते थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति में नैतिकता और मूल्यों के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते थे और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वंशवाद की राजनीति के खिलाफ उनका सीधा और खुला सोच था। उनका मानना था कि वंशवाद लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। उनके फॉलोवर समझे जो जयप्रकाश जी के नाम पर नाम जप कर राजनीति करते हैं, उनके लिए और आप दर्शकों के लिए है कि जो लोग जयप्रकाश अपने आप को जयप्रकाश जी के आंदोलन का नेता कहते हैं, उनका फॉलोवर कहते हैं, तो जयप्रकाश जी की बातों को कहीं मान रहे हैं क्या? जयप्रकाश जी लिंकन के उस सिद्धांत को मानते थे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। वो कहते थे कि जब राजनीति में योग्यता के बजाय जन्म या परिवार को प्राथमिकता दी जाती है, तो वह लोकतंत्र न रहकर एक प्रकार का नया सामंतवाद बन जाता है। ये हम नहीं करें, जयप्रकाश नारायण करें। उनके फॉलोवर सुनिए और फॉलोवर के फॉलोवर सुनिए कि किस तरह से जयप्रकाश जी की आत्मा का हनन हो रहा होगा, हत्या हो रहा होगा, कितना दुखी होंगे जयप्रकाश। इन्होंने कहा कि वंशवाद नागरिकों के समान अधिकार के अवसर का, राइट टू इक्वलिटी का हनन करता है। उन्होंने 74 के छात्र आंदोलन में जो टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, उसमें स्पष्ट कहा, क्योंकि इंदिरा जी के शासन के खिलाफ यह आंदोलन चला था, एक परिवार के सत्ता के खिलाफ आंदोलन चला था, तो उन्होंने कहा कि परिवार या समूह के हाथों में सत्ता केंद्रित नहीं होनी चाहिए। उनका नारा था
कि सत्ता की चाबी गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। वंशवाद सत्ता को एक केंद्र पर सिकोड़ देता है, जो उनकी लोक शक्ति की अवधारणा के विपरीत था। उनका कहना था कि अगर वंशवाद होगा तो वंश का जो हेड होगा वही सारा फैसला करेगा। तो जब एक व्यक्ति फैसला करने लगेगा तो लोक सत्ता का कोई अस्तित्व रहेगा क्या? लोकतंत्र का कोई अस्तित्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। जेपी आपातकाल के दौरान इंदिरा जी के व्यक्तिवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति की तीखी आलोचना करते थे। उनका कहना था कि राजनीति सेवा का माध्यम है, विरासत का नहीं। ये प्रॉपर्टी नहीं है। राजनीति लोकतंत्र में प्रॉपर्टी नहीं है कि पिता अपने बेटा को देकर जाएगा। अभी बिहार में क्या हो रहा है आप समझिए, सुनिए। और उनका कहना था कि अगर किसी नेता का पुत्र या संबंधी राजनीति में आता है तो उसे अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए, न कि अपने सरनेम का लाभ उठाना चाहिए कि आप आए, राजनीति ज्वाइन करें और बिहार के मुख्यमंत्री बन जाइए, उप मुख्यमंत्री बन जाइए, सत्ता आपके हाथ में चली गई। संघर्ष आपने नहीं किया। जो एक एक कार्यकर्ता जो जीवन अपना देता है उसके मुकाबले आपका कुछ संघर्ष नहीं, आपके साथ केवल आपका सरनेम जुड़ा हुआ है। और जेपी ने आह्वान किया था युवाओं से कि जाति, धर्म, वंशवादी वेरियों को तोड़कर आगे आओ। वो चाहते थे कि छात्र और युवा जन समितियों के माध्यम से सीधे लोकतंत्र में भागीदारी करें ताकि कुछ परिवारों का वर्चस्व खत्म हो। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लेकिन जब सत्ता विरासत की तरह एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने लगती है तो जनता के लिए प्रजा बन जाती है। जनता फिर प्रजा बन जाती है, राजा की प्रजा होती है। लोकतंत्र में जनता नागरिक होती है। तो आज हम क्या हैं? हम प्रजा हैं या हम नागरिक हैं? फैसला आपको करना है। दूसरे जो महान विचारक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोहियावादी हमारे मुलायम सिंह जी भी थे, लोहियावादी लालू जी भी कहते हैं, लोहियावादी नीतीश जी भी कहते हैं, लोहियावादी अपने आप को रामविलास जी भी कहते थे। जो भी जेपी के अनुयायी थे अमूमन सभी ने अपने आप को लोहियावादी कहा। लेकिन कहाँ है लोहियावाद? अब हम थोड़ा लोहिया जी के बारे में आपको बताते हैं। आप समझ लीजिए कि राम मनोहर लोहिया खानदानी राजनीति और वंशवाद के सबसे प्रखर विरोधी राजनेताओं में एक थे। वो कहते थे कि यहाँ सामाजिक अन्याय है और मानसिक गुलामी का प्रतीक है। सामाजिक अन्याय और मानसिक गुलामी का प्रतीक है। लोहिया का कहना था कि भारत में सदियों से जाति व्यवस्था ने वंश को योग्यता का आधार बना दिया है। उनके अनुसार यदि किसी नेता का बेटा केवल अपने पिता के नाम पर सत्ता पाता है तो वह समानता के अधिकार की हत्या है। आप मेरी बात सुनिए। और आज जो उनके अनुयायी हैं और आप जो अनुयायी के अनुयायी हैं वो भी जरा इस बात पर गहन चिंतन कीजिए जिन बातों को मैं कह रहा हूं। उनका कहना था कि यह समानता के अधिकार का हत्या है। उन्होंने कहा था कि पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को विशेष अवसर मिलना चाहिए, न कि पहले से स्थापित राजनीतिक परिवारों को, अर्थात या मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, पार्टी के अध्यक्ष का बेटा ही पार्टी का अध्यक्ष बने, और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो लड़ाई पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के लिए हुआ वह केवल परिवार तक आके सिमट न जाए। तो उनका कहना था कि सिंहासन और वंश का अंत होना चाहिए। और अब हमारे बहुत सारे नेता, कई बार हम लोगों ने सुना है, लोहिया जी का कहना था कि रानी के पेट से राजा पैदा होने का समय खत्म हो चुका है। रानी के पेट से राजा पैदा होने का समय खत्म हो चुका। इन्हीं नारों पर उनके अनुयायी सत्ता में आए और आज मुख्यमंत्री के कोख से मुख्यमंत्री पैदा हो रहा है, पार्टी के अध्यक्ष के कोख से पार्टी अध्यक्ष पैदा हो रहा है। और ये उस वंशवाद की राजनीति को पुनर्जीवित करके पोषित कर रहे हैं, जिसका विरोध में लोहिया जयप्रकाश जी ने आंदोलन किया। उसी चीज को ये लोग दोबारा स्थापित कर रहे हैं। इनका कहना था कि अगर संगठन में आंतरिक लोकतंत्र नहीं रहेगा, अगर संगठन में नेता के बेटा को ही हम प्रोत्साहन देंगे तो कार्यकर्ता तेल लाने जाएगा। जो कार्यकर्ता
अपने घर से फटेहाल होकर पार्टी के सिद्धांतों और नियमों के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हुए अपना जीवन गुजार देता है, वो आखिर क्या करेगा। आज स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। लोहिया ने उसी समय चेतावनी दी थी कि विरासत से अहंकार पैदा होता है। देख लीजिए, विरासत में आए हुए नेताओं में थोड़ा भी संस्कार नाम का चीज दिखता नहीं है। योग्यता, वो कहते थे कि योग्यता संघर्ष से आती है। उनका कहना था कि व्यक्ति बिना संघर्ष किए केवल वंश के आधार पर अगर नेता बनता है तो वह कभी जनता के दर्द को नहीं महसूस करवाएगा। और लोहिया जी का प्रसिद्ध नारा था, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। अगर राजनीतिक अन्याय हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरे बड़े नेता, जो सच में गरीब गुरबों के वास्तविक नेता थे। बिहार की धरती से इनके जैसा बड़ा नेता, उन सिद्धांतों पर चलने वाला नेता बिरले हुए। कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको भारत रत्न भी मिला है, और वो वंशवाद के एब्सोल्युटली खिलाफ थे, पूरी तरह से खिलाफ थे। उनका कहना था कि परिवारवाद राजनीति, वो कहते थे कि राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि वो निजी संपत्ति है कि बाप अपने बेटा को सौंपेगा। उनका कहना था कि नेता का पुत्र या संबंधी होने मात्र से किसी व्यक्ति को राजनीति में प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और वैचारिक निष्ठा के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, न कि पारिवारिक संबंधों के आधार पर। अब समझिए, कर्पूरी ठाकुर जी ने यह कहा, और जो लोग भी कर्पूरी ठाकुर की राजनीति पर नाम पर राजनीति करते हैं, उनसे भी पूछिए और उनका जरा चेहरा देखिए कि क्या कोई शर्म वगैरह बचा है कि आप कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर राजनीति करते हैं और उनके सिद्धांत का आप हत्या करते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, कर्पूरी ठाकुर वैसे नेताओं में थे जो केवल उपदेश नहीं देते थे और उसे अपने जीवन में उतारते थे। ताउम्र जब तक कर्पूरी ठाकुर जी जिंदा रहे, उन्होंने अपने बेटों को अपने राजनीति से दूर रखा। उनके पुत्र जो अभी राज्यसभा के लिए जाएंगे और केंद्र में मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर जी, जब कर्पूरी ठाकुर के जिंदा रहते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें राजनीति में आने दिया जाए, तो कर्पूरी ठाकुर ने साफ कहा था कि मेरे जीते जी आप राजनीति में नहीं आ सकते, मेरे नाम पर आप राजनीति नहीं कर सकते। तो यह मानना पड़ेगा कि कर्पूरी ठाकुर के पुत्र कर्पूरी जी के निधन के बाद राजनीति में आए हैं, इसलिए उनको मैं सलाम करता हूं। सामाजिक उनका तर्क था कि अगर राजनीति कुछ खास परिवारों तक सिमट जाएगी तो पिछड़ों, दलितों और शोषितों को असली प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिल पाएगा। परिवारवाद नए प्रतिभावान युवाओं के रास्ते बंद कर देता है, जिससे लोकतंत्र कुलीन तंत्र में बदल जाता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में जब परिवारवाद का प्रवेश होता है तो कार्यकर्ता की निष्ठा खत्म हो जाती है और चाटुकारिता का जन्म होता है। क्योंकि चाटुकारिता जब हम करेंगे, अभी जैसे नीतीश जी जाने वाले हैं तो कुछ नेताओं को देख लीजिए, मंत्री बनने के लिए निशांत कुमार की कैसी चाटुकारिता कर रहे हैं लोग, शर्म भी नहीं है, राजनीति क्या करते हैं क्या नहीं है। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने उसी समय कहा कि जब राजनीति में परिवारवाद का प्रवेश होता है तो कार्यकर्ता की निष्ठा खत्म हो जाती है, क्योंकि नीचे का कार्यकर्ता कभी ये समझ जाएगा कि उसको कभी आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। स्वाभाविक है कि वह चाटुकारिता पर उतर जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि चाटुकारिता के अलावे मेरे पास कोई भी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं है। ये है समाजवादी राजतंत्र। आप देख रहे हैं तीनों नेता और उन तीनों के पुत्र। इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, हमारे सम्राट चौधरी जी के भी पिताजी राजनीति में रहे हैं, और ये उदाहरण, ये चारों राजकुमार लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र भी राजनीति में, लालू जी, रामविलास जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे नीतीश कुमार जी भी अंत में वहीं पर आ गए। ये बड़े अफसोस की बात है कि जिनका नाम सफेद था उस पर एक दाग तो लग ही गया। अच्छा लगे या बुरा लगे ये तो कहना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा नृशंस परिवारवाद इन्हीं को कहा गया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अंत में इनको भी इस दाग से मुक्ति दे दिया, क्योंकि जिस आधार पर इनकी आलोचना की जाती थी अब सभी वहीं पर आ गए।
ये समाजवाद में देखिए कि राजा और उनके उत्तराधिकारी क्या मौज कर रहे हैं और जनता का क्या दुर्गति है। आम जनता भूखी है, नेता मालामाल है। वह समाजवाद, वह पिछड़ों की राजनीति, वह पिछड़ों को न्याय, है ना, सोशल जस्टिस कहाँ गया। उन परिवारों की अकुत संपत्ति में बढ़ोतरी देखिए और आम लोगों का स्थिति देखिए। बिहार में भी यही हालत है। हमारे नेताओं का जीवन देखिए, जो कहां से चले थे, समाजवाद के रास्ते पर चले थे, पिछड़े और दलितों को मुख्य धारा में जोड़ने चले थे, वो तो कहीं रह गए। ये और इनके परिवार कहां से कहां चले गए। अब हम ये भी देखना होगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। नेता जिम्मेदार है या जनता जिम्मेदार है या दोनों जिम्मेदार हैं? किसकी बड़ी गलती है, इसका भी एक संक्षिप्त विश्लेषण हम तुरंत करते हैं। हमारा मानना है कि दो तरफा चक्र है, इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। नेता भी जिम्मेदार है तो जनता भी जिम्मेदार है। नेतृत्व ने समाजवाद को एक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया है। समाजवादी कहकर, दलितों और पिछड़ों की राजनीति कहकर इन लोगों ने पूरे अपने समाज को लपेट लिया है। और इन नेताओं ने विकास के बजाय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति को प्राथमिकता दिया, जाति को प्राथमिकता दिया कि हम तुम्हारे जाति के नेता हैं, और लोगों ने, जनता ने कहा कि हाँ मेरे जाति का ये नेता है। तो जब ऐसा होता है तो मतदाता को विकास नहीं चाहिए, मतदाता को कुछ और नहीं चाहिए। अगर हमारी जाति का नेता है तो हमको लगता है कि हर हाल में हमको अपने जाति के नेता को हर हाल में जिता देना है। तो यह जो है एक तरह से राजशाही व्यवहार हो जाता है, वंशवाद को बढ़ावा दे देता है। तो यह नेता स्वयं अपनी पहचान बनाए अपनी जाति में, फिर उसके लोगों को लगा कि इस नेता का बेटा ही बेहतर होगा। जैसे राजतंत्र में लगता है कि राजा का बेटा ही बेहतर राजा होगा, और तब कैडर आधारित राजनीति का अंत हो जाता है। क्योंकि जब राजनीति निजी जागीर हो जाएगी तो उसमें जमीनी कार्यकर्ता का क्या काम होगा। जमीनी कार्यकर्ता को जब आगे जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, ऊंचे पदों पर पहुंचना लगभग असंभव हो जाएगा, तो फिर वह कार्यकर्ता क्या करेगा। तो कैडर आधारित पार्टियों का धीरे धीरे इस कारण से अंत हो जाता है और इससे एक राजनीतिक सामंतवाद पैदा लेता है। मतदाता भी इसका हिस्सा बनता है और मतदाता को लगता है कि पॉलिसी के बजाय जाति, रिश्तेदारी, ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीति इंपॉर्टेंट नहीं है, नियति इंपॉर्टेंट है, विचारधारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जाति इंपॉर्टेंट है। और तब ऐसे में एक नया सुरक्षा का एहसास करवाने वाला व्यवस्था डेवलप होता है, क्योंकि संरक्षण की राजनीति से राज्य की मशीनरी कमजोर हो जाती है। और जब हमको लगेगा कि पुलिस, थाना, ब्लॉक हमारा काम नहीं होगा और हमारा नेता हमारा काम करवाएगा, तो हम उसके बजाय संरक्षण खोजेंगे अपने नेता में। हमको मजबूत नेता चाहिए, हमको बाहुबली नेता चाहिए जो हमारा काम किसी भी तरह से करवा दे। तो हम वहां चले जाएंगे जहां हमारा स्वाभाविक पतन खुद का भी होगा और अल्पकालीन फायदे के लिए दीर्घकालीन नाश करेंगे। वही अभी हमारे यहां हो रहा है। तो आज की राजनीति में आम कार्यकर्ताओं के लिए कोई जगह नहीं बची गई। पैसा है, टिकट खरीद लेंगे, पैसा है, क्षेत्र में नेता आप खरीद लेंगे, पैसा है, कार्यकर्ता खरीद लेंगे। तो भरपूर पैसा रखिए, दलाली करने में माहिर रहिए, चापलूस बन जाइए और सब आप राजनीति में स्वीकार कर लिए जाइएगा। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए, यह व्यवस्था के लिए कितनी खतरनाक जहर की तरह है, यह वह पाकिस्तान जानता है, बांग्लादेश जानता है, श्रीलंका जानता है, नेपाल जानता है। हमारे पड़ोसियों को भी अगर लें, अगर हमारे देश में लोकतंत्र इतने दिनों तक जिंदा है तो उसका बहुत बड़ा कारण
हमारे आज़ादी के लड़ाकू लोग रहे, जिन लोगों ने हर हाल में लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारे यहाँ बचा कर रखा। आज जिस दौर में हम जा रहे हैं उस दौर में बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। मेरा मानना है कि हमें परिवर्तन चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। हम समाजवादी राजतंत्र से मुक्ति चाहेंगे। हम लोग, मेरे जैसा आदमी इससे मुक्ति चाहेगा। हम मानते हैं कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। इस बात से जुड़िए, हम लोग समाजवादी राजतंत्र, समाजवाद के नाम पर भ्रष्टाचार, समाजवाद के नाम पर गरीबी और अन्याय का अंत चाहते हैं, और उसके माध्यम से अपने को लूटने वाले लोगों का भी हम लोग अंत चाहते हैं। अब समय है करने का, अब समय है आपको जुट जाने का, एक्शन लेने का। अब हमारे वैचारिक परिवर्तन का समय है। विमर्श का स्तर बदलना होगा, बौद्धिक नेतृत्व को बदलना होगा, शिक्षा और जागरूकता लानी होगी, भावनात्मक मतदान के बदले तार्किक मतदान की तरफ जाना होगा, नौजवानों को आलोचनात्मक सोच डेवलप करना होगा, ताकि लोगों में पॉलिसी इंटरवेंशन, नीतिगत हस्तक्षेप करने का बल आ सके, एक परिवार या गुट की राजनीति खत्म हो सके। तभी हम राजनीतिक गुलामी से बचेंगे। हम विचारने का समय नहीं है, हमें कर्म करना है। हमें फिर से एक जयप्रकाश चाहिए। जब व्यवस्था अन्याय भरी हो जाए, जब भ्रष्टाचार चरम पर हो, जब युवाओं का भविष्य असुरक्षित हो, जब देश पुकारता हो, हमें फिर से एक जयप्रकाश चाहिए। सुधर जाओ या सुधारने के लिए लोगों को सामने आना चाहिए, और तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी हमारा सिस्टम बचेगा। इसीलिए हमें समाजवादी राजतंत्र से मुक्ति चाहिए। आप सबों का धन्यवाद। आपको थोड़ा भी सोच विचार होगा, मैं जिस तरह के मुद्दे को उठा रहा हूं, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि हम केवल सनसनीखेज और स्तरहीन बातों, मुद्दों को नहीं लाते हैं। हम लोग राज्य और समाज के लिए जो बेहतर चीज़ है उसको लाने का प्रयास करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।